मैं प्रोफेसर ममता, स्माइल नेशनल महिला महाविद्यालय मेरठ से। आज का जो मेरा विषय है वो है शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियां या पद्धतियां। शारीरिक शिक्षा में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों शिक्षण दिए जाते हैं, शिक्षण और प्रशिक्षण दिए जाते हैं। किसी भी कोई भी टीचर हो फिजिकल एजुकेशन में या कोई भी कोच हो, किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए कोई ना कोई विधि अपनाता है, शिक्षण विधि अपनाया जाता है, जिसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। और यदि कोई कोच प्रशिक्षण सिद्धांतों में जिन विधियों को अपनाता है उसे हम प्रशिक्षण विधि कहते हैं। किसी भी शिक्षक को शिक्षण विधि अपनाए बिना अपने कार्य में कोई सफलता नहीं मिल सकती। अगर हम कोच की बात करें तो कोच अपने सिद्धांतों में जिन सिद्धांतों को अपनाकर कम से कम समय में एक खिलाड़ी तैयार करता है, उसकी ट्रेनिंग देता है, उसके लिए अभ्यास करवाता है, कोई टेस्ट लगाता है, तो जिन विधियों का वो इस्तेमाल करता है उनको हम शिक्षण विधियों के नाम से या प्रशिक्षण विधियों के नाम से जानते हैं। कोई भी शिक्षक या कोच को तब तक सफलता नहीं मिल सकती तब तक वो इन विधियों का इस्तेमाल ना करे, इसका उपयोग ना करे। उसे सफलता तभी मिल सकती है जब अपने विषय में, अपनी कोचिंग में इन सिद्धांतों, नियमों को अपनाकर कम से कम समय में सरल स्पष्ट शब्दों में छात्रों को वो ज्ञान देता है, छात्रों को वो कोचिंग देता है, जिससे छात्र अपनाकर या अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल में अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। जो जिस ज्ञान को, जिस कोचिंग को, जिन सिद्धांतों को छात्र समझकर सरलतम ढंग से उसे ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है या उस ज्ञान को समझ लेता है और आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्यरत रहता है, उसे हम शिक्षण सिद्धांतों या प्रशिक्षण सिद्धांतों की श्रेणी में लाते हैं या हम उसे कहते हैं। शिक्षक को हमेशा अपने अनुभवों के आधार पर उत्तम विधि का चयन करना चाहिए, समय के अनुरूप करना चाहिए, छात्रों की एज के अनुसार करना चाहिए। अध्यापक के शिक्षण स्तर का जो स्तर, कोचिंग देने का जो स्तर है, कोचिंग देने का जो स्तर है वो एज के अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए। एक ज्ञान उन्हें कितना है या वो किस स्तर के खिलाड़ी हैं, उनमें उस सिद्धांतों को जरूर शामिल करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो टीचर है वो कलिष्टम, सैद्धांतिक तौर पर अगर सैद्धांतिक विषय की हम बात करते हैं, मान लो जैसे ओलंपिक खेलों में हम कलिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चे उस ओलंपिक गेम के इतिहास को नहीं समझ पाएंगे। और ठीक वैसे ही अगर हम खिलाड़ियों की बात करते हैं तो उच्च स्तर का खिलाड़ी है और हम उसे निम्न स्तर से कोचिंग देना शुरू करते हैं तो उसके टाइम का व्यय है और वो टाइम कंज्यूम हो जाता है, ताकि वो उसे बोर लगने लगता है, वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं जो 15 से कम उम्र के होते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, वो उनको कलिष्ट भाषा में अगर हम शब्दों का उपयोग करते हैं तो वो क्या है, उसमें अरुचि उनको उत्पन्न हो जाती है उस शिक्षण में, उस कोचिंग में। और अगर छोटे बच्चे हैं उन्हें ज्यादा एक्सरसाइज हम करा देते हैं या ट्रेनिंग शेड्यूल में ज्यादा उनको एक्सरसाइज दे देते हैं, भाग दौड़ उनके साथ ज्यादा होती है, कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें अरुचि पैदा हो जाती है, वो दबाव, वो तनाव महसूस करते हैं और अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। अतः शिक्षक को हमेशा सफल होने के लिए, एक अच्छा कोच बनने के लिए अपने सिद्धांतों या अपनी शिक्षण पद्धति में यदाकदा परिवर्तन करने चाहिए, जिससे जो शिक्षण है या प्रशिक्षण है वो रोचक बना रहे। शिक्षण विधि या कोचिंग कोई भी हो, वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो अनिवार्य गुण होने चाहिए, तभी हम एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे कोच बन सकते हैं और अपने उद्देश्यों को कम समय में जल्दी हासिल कर सकते हैं। उस शिक्षण की निम्नलिखित विशेषता हो सकती हैं, जैसे
सभी विधि अपने आप में, जैसे सैद्धांतिक विषय की बात करूं मैं, तो सभी विधियां बहुत अच्छी हैं, निपुण हैं और अपने आप में बहुत ही अपने आप में बहुत ही सरल हैं। लेकिन शिक्षक वो ही अच्छा है, कोच वो ही अच्छा है जो समय के और परिस्थिति को समझे और उसमें बहुत सारी चीजों का, बहुत शिक्षण विधियों का समावेश करके छात्रों के सामने रोचक बनाए और उसे कम समय में हासिल करने के बाद भी जो छात्र हैं या स्टूडेंट हैं या जो खिलाड़ी हैं वो अपने लक्ष्य को कम समय में हासिल करके और दिशाहीन ना हो। नंबर 1, शिक्षण विधि की सबसे पहली विशेषता है भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। अब मान लो हम सैद्धांतिक विषयों की बात करते हैं शारीरिक शिक्षा में। अगर मैं यहाँ मेरिट में पढ़ा रही हूँ और मैं ये कहूँ कि जो इस क्लास में ओलंपिक खेलों का ऐतिहासिक विषय की जानकारी देनी है, तो व्याख्यान पद्धति से मुझे हिंदी में ही देना चाहिए। दूसरी बात, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में देना चाहिए अगर बच्चे उसको इंग्लिश में समझ रहे हैं। भाषा सरल होनी चाहिए। अगर कोई हमें ये लग रहा है ये कलिष्ठ शब्द है तो उनका 2-3 शब्दों से उन बच्चों को समझाना चाहिए। सुबोध होना चाहिए, भाषा सुबोध जिसमें ज्ञान का स्तर उसी स्तर का हो जिसके वो छात्र हैं, जिस क्लास के वो छात्र हैं। और क्षेत्रीय भाषा यहाँ की जो है, मान लो मेरठ में जो क्षेत्रीय भाषा बोली जा रही है उसका हमें उपयोग करना चाहिए, जिससे जो बच्चे हैं, जिससे अगर कोई कोचिंग या मैं कोचिंग दे रही हूँ तो वो उन बच्चों को, उन छात्रों को, उन खिलाड़ियों को समझ आना चाहिए। नंबर 2 है शिक्षण जो है, कोचिंग है, वो भाषा सरस और अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की क्षमता, उसमें अगर मैंने किसी क्लास को उसमें या किसी कोचिंग ग्रुप को उसमें जो भाषा है वो सरस होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, ज्यादा कठोर भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, कलिष्ठ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चे जिस एज के हैं उन्हीं के अनुसार देनी चाहिए ताकि वो शब्दों का अर्थ समझ सके। और अपने जो ज्ञान की अभिव्यक्ति है, मुझे जो अभिव्यक्त करना है, मान लो खेलों के बारे में अभिव्यक्त है तो खेलों की भाषा का, यदि मुझे क्रिकेट की कोचिंग देनी है तो क्रिकेट के शब्दों का, उन जो वर्ड है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। शिक्षण विधि छात्रों के ज्ञान के स्तर के, नंबर जो तीसरी विषय है, ज्ञान के स्तर के अनुरूप देनी चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमें कोचिंग में ये नहीं पता होता कि वो किस स्तर के खिलाड़ी हैं, वो प्राइमरी स्तर के हैं या वो कहीं किसी स्टेडियम में किसी एकेडमी से जुड़े हुए हैं, या सैद्धांतिक विषय की बात करूं तो ज्ञान का स्तर का यहाँ कि छोटे बच्चों को कोई अगर जानकारी नहीं है तो उनसे प्रश्न पूछकर उनके स्तर को जानने के बाद ही, और अगर खिलाड़ी किसी खेल के हैं तो उनको खिलाकर आपस में उनसे सवाल और प्रश्न को पूछकर उनके ज्ञान का स्तर पूछने के बाद उनका हमें पता चल जाता है कि इस स्तर के खिलाड़ी हैं, तो तभी हमें कोचिंग में उनके ग्रुप तैयार करने चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग शेड्यूल बनाना चाहिए। अगला जो विषय है कि तनाव की स्थिति पैदा ना हो। जो अच्छी शिक्षण या कोचिंग की विशेषता ये होती है कि जिन छात्रों को हम शिक्षा दे रहे हैं उन छात्रों को अध्यापन कार्य में हम लगे हुए हैं, और या जिन कोचिंग हम जिन ग्रुप को दे रहे हैं, जिस स्टेडियम में दे रहे हैं, जिस स्कूल में दे रहे हैं, जिस कॉलेज में दे रहे हैं, वहां पर क्या है, उन बच्चों के बीच तनाव की स्थिति नहीं होनी। तनाव की स्थिति में क्या है, बच्चा सीख नहीं पाता, बच्चे का ध्यान इधर उधर होता है, तो उसका जो ध्यान है वो जो ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया है हमने उसको पार नहीं करेगा तो अगले पड़ाव तक वो पहुंच नहीं पाता। दूसरी सैद्धांतिक विषय में अगर शिक्षण हम दे रहे हैं और बच्चे क्लास में तनाव की स्थिति में है, तनाव कब होता है, या तो अपने पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से तनाव होता है, या क्लास में कोई ऐसा विषय है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा तब भी तनाव की स्थिति में हो रहे हैं। ये शिक्षक का
एक दायित्व बन जाता है कि उन छात्रों से एक जो मनोरंजन का माहौल बनाकर उनसे कुछ प्रश्न पूछकर उन्हें बिल्कुल क्लास के या कोचिंग के अनुरूप तैयार करना चाहिए, ताकि वो तनाव की स्थिति में ना हो और अपने विषय को फोकस करें और उससे उनको जानकारी प्राप्त करें, उनको सीखें और आगे बढ़ें। अगली जो विशेषता है शिक्षण की, वो है लक्ष्यों की ओर ले जाने में। एक शिक्षक को भी पता होना चाहिए कि इस आने वाले समय में इन जो ग्रुप है जो हमसे कोचिंग ले रहा है या हम उसके कोच हैं, उनका लक्ष्य क्या है, प्रतियोगिता कितने दिन बाद होनी है, वो राज्य स्तर की है या इंटर कॉलेजिएट है या इंटर यूनिवर्सिटी है या ओलंपिक स्तर की है। तो एक कोच का ये दायित्व है कि उसे लक्ष्य कितने में 6 महीने की ट्रेनिंग रखनी है, 12 महीने की ट्रेनिंग रखनी है, सालों की ट्रेनिंग रखनी है और कंपटीशन में क्या क्या शेड्यूल अपनाकर अपने लक्ष्य को हम हासिल करवा सकते हैं। एक शिक्षण विधि में विद्यार्थियों से भी ये अपेक्षा की जाती है कि अगर हमारी परीक्षाएं 3 महीने बाद है तो उस 3 महीनों में हमारे क्या क्या लक्ष्य होने चाहिए, हमें कितनी यूनिट कवर करनी चाहिए, उस लक्ष्य को मात्र ध्यान में रखकर ही हमें अध्यापन विधियों को अपनाना चाहिए, जिससे हमारा जो लक्ष्य है वो जल्दी हासिल हो सके, हम उसमें निपुणता हासिल कर सकें। अगली जो शिक्षण की विशेषता या कोचिंग है, संभावनाओं को प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें छात्रों के मन में या खिलाड़ियों के मन में भी बहुत तरह तरह के सवाल चलते हैं। उनमें ये उनको उनकी संभावना क्या है, उनके मन में प्रश्न क्या चल रहे हैं, वो चाहते क्या हैं, इस चीज को शिक्षण विधि या कोचिंग विधि में शामिल करना चाहिए, जिससे छात्र अपने मन की बात को रखकर टीचर्स के सामने या कोच के सामने आगे बढ़ सकें। एक है कि हम आज के युग में जी रहे हैं और हमारी जॉब को 20 साल हो गए हैं, या कोचिंग में हम 20 साल पुराने सिद्धांतों को अपनाकर या शिक्षण विधियों को अपनाकर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन समय के अनुरूप इस तत्काल समय में वर्तमान स्थिति में कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल शारीरिक शिक्षण में या कोचिंग में चल रहा है, उन तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे छात्र सफल हो सकें, आगे बढ़ सकें और छात्रों को नवीनतम जानकारी उन तकनीकों से प्राप्त हो सके। एक शिक्षण विधि का अगली विशेषता है आरोही क्रम, आरोही सरलतम से जटिल की ओर। जब हम एक शिक्षक अध्यापन व्याख्यान पद्धति से पढ़ा रहा होता है या एक कोच है जो अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में 6 महीने की ट्रेनिंग या साल भर की ट्रेनिंग या 3 महीने की ट्रेनिंग को तैयार कर रहा होता है, तो उसके जो सिद्धांत हैं, वो उसके ट्रेनिंग के शेड्यूल हैं, वो क्या है, सरल होने चाहिए। पहले ही शुरू में कठिन नहीं होने चाहिए, जिससे छात्रों का मन भटक जाता है, वो अपने लक्ष्य से हट जाते हैं और उन्हें शारीरिक कष्ट महसूस होता है। और अगर हम बात करें सैद्धांतिक विषयों की, जैसे इतिहास के विषयों की बात करते हैं, तो वो सरल हमेशा आसान से कठिन की तरफ कोचिंग या टीचिंग अध्यापन पद्धतियां हमेशा शुरू करनी चाहिए। हमें और अच्छी विशेषताएं कि एक शिक्षण और कोचिंग में जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए। हमेशा छात्रों से कभी रूड होके बात नहीं करनी चाहिए, छात्रों से आराम से बात करनी चाहिए, सौम्य होके मधुर स्वभाव से बात करनी चाहिए, ताकि छात्र आपसे डरे ना। उनके अंदर जो जिज्ञासा है, प्रश्न पूछने की जो क्षमता है, वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर उनके मन में किसी तरह की शंका है तो वो आपसे स्पष्ट होकर, निडर होकर पूछ सकें, वही शिक्षण विधि कारगर होती है, कामयाब होती है। अगली शिक्षण विधि है मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिए। कोचिंग हो एक अच्छा खिलाड़ी तैयार करने में, या एक अच्छी टीम तैयार करने में, या एक अच्छी कक्षा में प्रथम श्रेणी की ओर अग्रसर होने वाले सैद्धांतिक विषयों को, एकेडमिक विषयों की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, कभी कभी ये होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ये है कि छात्रों के साथ आप सरलतम ढंग से पेश आते हैं या उनके व्यवहार को समझते हैं, उनके नाम जानते हैं क्लास में, और उनकी जो उपस्थिति है उसको हम लगातार उनका निरीक्षण करते हैं। तो उससे छात्रों के मन में ये आ जाता है कि
जो क्लास में या कोचिंग में आना अनिवार्य है, उन बच्चों की उस कोचिंग में कितनी इम्पोर्टेंस है। और उनके अंदर एक बात निकल के और आती है कि जब शिक्षक टीचर रोज आपस में बातचीत करते हैं, आपसी विचार विमर्श करते हैं, कोचिंग में जो ट्रेनिंग शेड्यूल में अपनाते हैं, टीचर्स के कोच के साथ बातचीत करते हैं, उनकी शैलियों पे काम करते हैं, उनके स्किल पे बात होती है, तो बच्चों को ये लगता है कि खिलाड़ियों को ये लगता है कि हम अपनी बात, अपने मन की इच्छाएं, अपने मन में क्या चल रहा है, अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में हमें क्या शामिल करना चाहिए, और उसमें मनोरंजन की जो चीजें हमें शामिल करके, छोटे मोटे खेलों को हंसी मजाक करके, उस कम समय में जो छात्र है वो शिक्षक के करीब आता है और कोच के करीब आता है, जिसमें वो फैमिलियर जो परिवार की स्थिति बनी रहती है, उसमें छात्र निराश नहीं होता, आगे बढ़ने की चेष्टा करता है और अपनी सारी बातों को शेयर करना सीख जाता है। तो हमेशा बीच बीच में छात्रों के साथ हंसी मजाक, उनसे बातचीत करनी चाहिए। अब है कि जो शिक्षण विधियां हैं शारीरिक शिक्षा में, जब हम एकेडमिक की बात करते हैं, क्योंकि जैसे फिलॉसफी है या ऐतिहासिक चीजें हैं, हम रामायण महाभारत काल के खेलों की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले जब थ्योरेटिकल समझा रहे होते हैं, सैद्धांतिक रूप से समझा रहे होते हैं, तो शारीरिक शिक्षा में व्याख्यान पद्धति का उपयोग करते हैं। व्याख्यान पद्धति में विषय वस्तु और जो क्रिया होती है उसका वर्णन हम केवल व्याख्यान के द्वारा ही करते हैं। लेकिन शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें पेशियों के माध्यम में, शरीर के माध्यम से जब ज्ञान दिया जाता है, जब उन्हें सिखाया जाता है, तो शारीरिक क्रियाएं शामिल होती हैं। तो शारीरिक क्रियाएं क्रियात्मक कक्षाओं में हमें व्याख्यान पद्धति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी हमें होनी चाहिए। तो उसके लिए हम और विधि उसमें समावेश कर लेते हैं। तो व्याख्यान जो पद्धति होती है वो एक क्रम रूप से उन्हें समझाने का काम करती है, उसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों के जो सम्मुख है, हमें रुचि उनमें पैदा करते हैं, छात्राओं में आकर्षण होता है, जो उस विषय को आसानी से समझकर फिर क्रियाओं को वो अपनाते हैं। दूसरी विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का शारीरिक शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंस है, महत्व है, क्योंकि जब कोई कोच छात्राओं को या छात्रों को या टीम वर्क को कुछ सिखाता है या ड्रिल, मार्चिंग जैसी चीजें सिखाता है, तो छात्र टीचर्स के साथ या उस कोच के साथ उन क्रियाओं को अनुकरण करता है, और बच्चे और छात्र अनुकरण करने में बहुत तेज होते हैं, माहिर होते हैं। ये मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, कोई अलग अनोखा गुण नहीं होता। बच्चे हमेशा अनुकरण बहुत आसानी से और अच्छे से कर लेते हैं, अनुकरण करने में बहुत चालाक भी होते हैं। और जैसे कोई कोचिंग जो देता है या ट्रेनिंग शेड्यूल जो बनाता है, उसकी बाद में टीचर जाने के बाद उसका अनुकरण करते हैं और सीखते हैं। छोटे छोटे कार्यों और बातों का अनुकरण वो हमेशा ही करते रहते हैं, और स्वाभाविक ये उनकी प्रवृत्ति होती है। अनुकरण करने के लिए आदेश, अगर हम जो कोच होता है उनका आदेश देता है कि जैसे कि अब हम दोहराएंगे 1 2 3 4, तो उसकी काउंटिंग में जो एक शिक्षक सिखाता है उसका अनुकरण वो बच्चे करके जाते हैं। जैसे नृत्य में अनुकरण करते हैं, और जैसे एक्सपेरिमेंट जो स्टडी होती हैं उनमें भी हम अनुकरण करते हैं। जितनी रुचि रखकर छात्र उनको समझाता है, छात्रों के सामने रखता है, या कोचिंग में जितने स्किल से कोई कोच बॉलिंग करके दिखाता है, जितनी तन्मयता से दिखाएगा, जितना इंटरेस्ट लेगा, जितनी गहराई के साथ करेगा, जितना वो अच्छे से उनको समझाएगा, बच्चे ठीक उसके या खिलाड़ी ठीक उसका उतनी ही तन्मयता से, रुचि के साथ, गहनतन के साथ उस विषय को अनुकरण करने में लग जाते हैं। और शारीरिक शिक्षा में ये द्रुत गति से इसका विकास होता है। एक होता है शारीरिक शिक्षा में प्रदर्शन पद्धति।
प्रदर्शन का मतलब ही ये होता है करके दिखाना। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण देने की जो विधि अपनाई जाती है, हम जैसे करके दिखाते हैं तो वो प्रदर्शन हुआ। अब प्रदर्शन विधि सबसे उत्कृष्ट विधि मानी जाती है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में हम जैसे कबड्डी है, खो खो, बैडमिंटन, टीटी है, क्रिकेट है, सारे बच्चों को सर्विस कैसे करते हैं, कैसे खेल सीखते हैं, नंबर 1 पर यहाँ हाथ आएगा, नंबर 1 पर यहाँ आएगा, चेस्ट से इतने करीब ये आएगा, मतलब जो भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उनका हम लघु परिचय, छोटा परिचय देकर हम आगे बढ़ते हैं। छात्रों के समक्ष जितना अच्छा प्रदर्शन हमारा होगा, छात्र उतनी ही तन्मयता से उस आकर्षण को ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शन हमेशा ठीक से दिया जाना चाहिए। मान लो मैं आपको बास्केटबॉल में लेअप शॉट करना सिखा रही हूँ, तो मुझे लेअप शॉट आना चाहिए, तभी मैं उसका प्रदर्शन करूंगी, क्योंकि जो छात्र होते हैं वो प्रदर्शन को बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर हम गलती से कोई स्टेप कर देंगे तो बच्चे भी उस चीज को या खिलाड़ी भी उस चीज को फॉलो करेंगे। और प्रदर्शन ठीक ढंग से होना चाहिए। उस समय जो संक्षिप्त प्रदर्शन संक्षिप्त होना चाहिए। बड़ा प्रदर्शन याद नहीं रहता, उसमें फिर बच्चे गलतियां करते हैं या छात्र या खिलाड़ी गलतियां करते हैं। और बौद्धिक क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो उनको काउंटिंग वाइज कम समय का, और बड़े हैं 15 से बड़े हैं या 22 साल के बच्चे हैं तो उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग प्रदर्शन देना चाहिए। छात्रों की आवश्यकता के अनुसार प्रदर्शन देना चाहिए। जितना आवश्यक हो प्रदर्शन उतना ही करना चाहिए। प्रदर्शन ऐसी जगह से करना चाहिए, मान लो 50 स्टूडेंट हैं या 40 हैं तो उन सबको हम दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन ये ना हो कि बच्चे भीड़ ज्यादा है और प्रदर्शन बहुत, अगर बच्चे बहुत लंबे हैं तो प्रदर्शन हमेशा एक ऊंचे स्तर से होना चाहिए, ताकि हर एक बच्चा या हर एक स्टूडेंट या हर एक खिलाड़ी उसको देख सके। भागों में उन क्रियाओं को भागों में बांट कर देना चाहिए। प्रदर्शन विद्यार्थियों के सम्मुख खड़ा होकर देना चाहिए, हमेशा बैठ के नहीं प्रदर्शन देना चाहिए कि क्रिया को प्रदर्शन करने के बाद छात्रों से फिर अभ्यास करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि हमें वो तभी पता चलेगा तब वो खिलाड़ी उस पद्धति को हमें करके दिखाएंगे कि बच्चों ने कहाँ गलती की है, कहाँ नहीं की, उस प्रदर्शन को ठीक ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर त्रुटि कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उनका तुरंत निराकरण होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। नहीं तो मान लो जैसे जैवलिन थ्रो फेंकने की वो है स्टेप है, अगर उनका शुरू में ही गलत करने की आदत पड़ जाएगी और कोच या फिजिकल एजुकेशन टीचर उनको नहीं टोकता है तो वो उसी को अपनाते रहते हैं, फिर हमेशा टेक्निकल उनका फॉल्ट होता रहता है। आदेश पद्धति का उपयोग हमेशा कमांडिंग होता है। कमांडिंग में जब एक शिक्षक बहुत सारे ग्रुप को कमांड देता है फिर उसे करने के लिए कहता है, तो ये क्रियाकलाप आदेशों को संचालित करने के लिए देता है। जैसे हम मार्चिंग में करते हैं, ड्रिल में करते हैं, एक एक ग्रुप में 100 बच्चे होते हैं, उनको जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 या 4 8 16 32 में कमांड होती है। ये तालबद्ध क्रियाओं में होती है, ये नृत्य में होती है, ये जितनी भी ड्रिल है, हॉकी ड्रिल है और बास्केटबॉल ड्रिल है या रिंग ड्रिल है, उन सब में आदेश पद्धति, या हम मार्च में 3 और 3 की गति में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़, जैसे इन आदेशों में इसमें आदेश दिया जाता है ये कमांडिंग पद्धति के द्वारा। एक होता है विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि एक सैद्धांतिक तौर, जब हम एकेडमिक विषय पढ़ते हैं तो विचार विमर्श होता है। जब विद्यार्थी या स्टूडेंट या एक खिलाड़ी कोच के सामने या शिक्षक के सामने अपनी शंकाओं, अपने प्रश्नों के माध्यम से उससे पूछता है। वास्तव में ये देखा गया कि व्याख्यान पद्धति का एक ये सहायक विधि है। इस विधि में अध्यापक पहले ही बच्चों के कार्य की भूमिका सामने रखता है, उसके बाद प्रश्न पूछता है।
प्रश्न भी उन्हीं से पूछकर, उन्हीं प्रश्नों को हिंट देकर, उन्हीं से सवाल जवाब करके अपने विषय को ये ध्यान कराता है कि इस विषय का यही उत्तर है या जो पढ़ाया था उसी में से इसका उत्तर है। तो ये विचार विमर्श के द्वारा बच्चों को हम विद्यार्थियों को हम ज्ञान देते हैं, उनकी जिज्ञासाओं से जो प्रश्न उठते हैं उनको बताते हैं, और इस विधि में बच्चों के प्रश्न जो उठते हैं विचार विमर्श द्वारा उनको अवसर मिलता है, उन्हें बौद्धिक क्षमता का पता है, उसने सोचने समझने की शक्ति का हमें ये पता चल जाता है कि छात्र के अंदर इतना कैलिबर है, इसमें इतनी क्षमता है। और मंद बुद्धि छात्र और कुशाग्र बुद्धि, ऐसे ही कोचिंग में जो कम समय में कम सीखने वाले हैं और ज्यादा सीखने वाले हैं, इस विधि के द्वारा, विचार विमर्श विधि के द्वारा ये सब पता चलता है। एक होता है नाटक विधि। नाटक विधि में एक नाटकीय माध्यम से, जैसे इतिहास में हम एक नाटक के माध्यम से छात्रों को ये समझा सकते हैं कि रामायण महाभारत में किन किन खेलों का जन्म हुआ, वो कैसे हुआ, इसमें भी शारीरिक क्रियाएं और नृत्यों को आसानी से अपनाया जा सकता है। एक होती है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि में क्या होता है, यह बड़े बच्चों पर अपनाई जाती है। एक ही साथ एक स्किल का डेमो दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, फिर छात्रों से उसे करने के लिए कहा जाता है। इसको हम पूर्ण विधि बोलते हैं। इसमें व्याख्या और प्रदर्शन दोनों शामिल होते हैं। शारीरिक शिक्षक देते समय अविराम मतलब बिना रुके इसका वर्णन करता है, बिना रुके ही छात्र उसको करके दिखाते हैं। इसमें लेकिन छात्रों को क्या होती है, बोरियत होती है, नीरसता आती है, इसलिए 18 से जो ऊपर बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, खिलाड़ी होते हैं, ये उन्हीं से करवाना चाहिए। एक होती है आंशिक विधि। आंशिक विधि में हम कई भागों में छात्र को स्किल समझाते हैं। जैसे रनिंग में हम क्या करेंगे, जैसे 100 मीटर की बंच स्टार्ट है तो उसको ऑन योर मार्क सेट गो, इन 3 विधि में उस छात्रों को हम पहले करके दिखाएंगे, फिर एक एक टुकड़ों में उनको 3 भागों में करके हमने बताया, उन 3 भागों में छात्रों को हम समझाएंगे। एक होती है स्वेच्छा विधि। स्वेच्छा विधि से छात्रों को क्या होता है, उनकी इच्छा पर हम छोड़ देते हैं, उनको इक्विपमेंट देते हैं, और जैसे मान लो बास्केटबॉल की मुझे ड्रिबलिंग करानी है तो उनको छात्रों को ग्राउंड में ले जाकर मैं बास्केटबॉल उनको दे दूंगी और कहूंगी कि ड्रिबलिंग वो अपने आप करें, स्वेच्छा से करें, लेकिन निरीक्षण में करें। अगर कोई शिक्षक को ड्रिबलिंग करते हुए कोई खिलाड़ी गलत नजर आ रहा है या उस पर ध्यान देना है तो उसे बुलाकर या उसके पास जाकर उसे अच्छी तरीके से उन्हें समझाना चाहिए कि बास्केटबॉल ड्रिबलिंग करते समय आपको इस तरह झुकना है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। मिश्रित पद्धति में सारी विधियों का एक शारीरिक शिक्षक और जो कोच है वो, उसमें लचीलापन भी होना चाहिए, प्रदर्शन भी होना चाहिए, अनुकरण भी होना चाहिए, आंशिक विधि भी होनी चाहिए, जिससे छात्र उन्हें जल्दी से समझ पा सके। आज का विषय इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।